अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जी सेहत के साथ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू इंतहाई ख़ास है और अहम है। वो इसलिए कि जब हम बीमार होते हैं तो किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस के लिए, तशख़ीस के लिए हमें डॉक्टर की जानिब से टेस्ट की एक पर्ची थमा दी जाती है ताकि हम आगे जो है वो अपना इलाज शुरू कर सकें। लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है, एक दूसरा पहलू भी है, और वो ये है कि जब हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें एक मखसूस क्लिनिकल लेबॉर्ट्री का जो नाम है वो मेंशन कर दिया जाता है कि आपने इस लेबॉर्ट्री से अपना टेस्ट करवाना है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इस बड़ी महंगी तरीन लेबॉर्ट्रीज़ को एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करता है, इस पर ज़रा गौर करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मायनाज डॉक्टर दुरे शहवार फ्रॉम PPS सिंध, और इनकी हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे मुज़म्मिल का। मुज़म्मिल, आपने हम सब ने ज़िंदगी में एक बार तो क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ का रुख जो है वो किया ही होता है अपनी छोटी मोटी बीमारी की जांच के लिए, लेकिन क्या वजह है कि जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज़ है इनके रेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा कि आम आदमी की जेब पे ये रेट्स कितने भारी पड़ रहे हैं? जी खतीजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि जैसे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते रहे हैं कि मुल्क जो है ना माफियाज़ ने घेरा हुआ है, तो लेबॉर्ट्रीज़ भी एक तरह की माफियाज़ है जिसके बारे में कभी किसी चैनल पे, किसी अखबार में कोई ख़बर नहीं छपती, क्योंकि वो आप समझते हैं कि उनके हर जगह पे मफादात होते हैं। मगर आपने जब गरीबों की बात की है और जो लेबॉर्ट्रीज़ का पहले ज़माने में ऐसा होता था खतीजा कि हकीम के पास पेशेंट जाता था और नब्ज़ चेक करता था और उसको बताया था तुम्हें यही बीमारी है। आज आप जैसे डॉक्टर के पास जाके बैठते हैं, मैं आपने जैसे बोला ना कोई गया होता है, मैंने भी फेस किया है अपनी वाइफ के टाइम पर। जब हम उसको एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए तो एक लोग कॉन्शियस होते हैं। मैं तो जिन हॉस्पिटल को समझता हूँ कि हमें वहाँ इलाज करवाना चाहिए, सिविल जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हॉस्पिटल है, हमारे उससे चलते हैं। मगर आपको पता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है, वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहती है। तो हम भी इस्तिताअत ना होने के बावजूद हम एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। तो जैसे ही हम लेके गए उनको अटैक हुआ था और उन्होंने एक टेस्ट दे दिया। उस वक्त मुझे पता चला कि एक टेस्ट होता है जिसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं या बेसलाइन टेस्ट कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हमारा कभी इतने बड़े हॉस्पिटल में जाना ही नहीं हुआ था। उसमें 8-9 टेस्ट थे और उसका बिल जब मैंने उस हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से आके पूछा तो 42,000 बन रहा था। तो मैंने कहा 42,000 में बिल इनकी चेक फिर ये मालूम करने के दूंगा कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या। वो एक जो प्रॉब्लम थी वो तो साफ नज़र आ रही थी कि उनका BP शूट कर गया था, मगर इसके अलावा डॉक्टर ने फ़ौरन लिख के दे दिया। फिर मैंने दूसरे अपने हमारे एक और बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उनको मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा ये सारे नहीं करवाओ, ये गैर ज़रूरी है, बस 2-3 करवा लो। फिर मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया, मैंने पूछा भाई मैं ये टेस्ट नहीं करवाना चाहता, सिर्फ कह रही यार आप हमें सिखा रहे हो, हम डॉक्टर हैं, हमें क्या करना है। तो वो देन आई केम टू नो कि रीज़न ये था कि जब वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल में बैठी हुई है उस डॉक्टर को तमाम टेस्ट पर कमीशन मिलेगा। अच्छा। तो ये बात हम बाद में करेंगे, मगर अब ये देखिए एक अगर हम आपने कहा कैसे एक जेब पर भारी पड़ता है, तो जब कोरोना के दिनों की हम बात करते हैं, कोरोना के दिनों में जब टेस्ट हो रहा था PCR टेस्ट, उसकी जो लागत है वो 400 रुपये आ रही थी। ये बाकायदा रिपोर्ट हुआ है कि 400 रुपीज़ पर उस पर टोटल एक्सपेंस आता था उसको टेस्ट चेकआउट करने में, डायग्नोज करने में। और जो बड़ी बड़ी लेबॉर्ट्रीज है जिनको सिंध गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था, आपको पता है PCR टेस्ट हर लेबॉर्ट्री नहीं कर रही थी। उस वक्त उन्होंने वो टेस्ट 6,500 से 7,000 रुपये में कर रहे थे। अगर कोरोना के दिनों का सिर्फ आप हिसाब लगा लेना, बैंकर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा दोनों हाथों से कमाया है, वो लेबॉर्ट्रीज़ है और उसके बाद हॉस्पिटल्स हैं। इतना था। लेकिन एक हमारे जब मैं इस पर रिपोर्ट कर रहा था तो हमें हमारी मुलाकात एक मैनेजर से हुई लेबॉर्ट्री के, 2 बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ के मैनेजर से हमें बताया कि हम जो है रातों को सिर्फ अकाउंट्स का हिसाब लगाते थे। करोड़ों रुपया कमाया है लेबॉर्ट्रीज़ ने जिनको कोरोना के दिनों में। और अगर ज़्यादा चैनल आपको पता है बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ हर बंदा जानता है, तो हर बंदा जानता हाँ, है। तो उन लोगों ने कमाया है। और अभी भी यही हाल है कि अगर आपको एक टेस्ट करवाना पड़ता है कोरोना का, या आप HbA1c टेस्ट ले लें, बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट है जो 400, 450, 200 में भी हो जाता है आम लेबॉर्ट्रीज में। मगर अगर आप बड़ी लेबॉर्ट्रीज में जाते हैं तो वो 1,050 से 2,000 रुपये तक में हो रहा होता है। अब अगर आप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आप वहाँ से करवाएं, असल में वजह ये है कि उसकी जो मेन रीज़न होती है बड़ी लेबॉर्ट्रीज के पास जो है मशीनरी, जजी टेक्नोलॉजी, और सेकंड जो है वो जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो पैथोलॉजिस्ट होता है। बड़ी लेबॉर्ट्रीज का कहना ये होता है हमारे पास जो पैथोलॉजिस्ट है वो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बाहर से हमने बुलाया उसको। और जो आम लेबॉर्ट्रीज होती है उन्होंने पैथोलॉजिस्ट को सिर्फ नाम हायर किया होता है, नाम उन्होंने लिया हुआ होता है, और वो कोई भी जो टेक्नीशियन होता है वो उसको साइन कर करके उसके नाम के ऊपर
वो दे रहा होता है। तो जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है महंगा होने का वो यही है कि जदीद टेक्नोलॉजी और जो पैथोलॉजिस्ट। अगर हम बात करते हैं कि आपने कहा आम आदमी की रसाई नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ, देखिए खदीजा बिल्कुल ऐसा सिस्टम है सिंध में। JPMC में किसी ज़माने में फ्री होते थे सारे टेस्ट वगैरह, बट अब वहाँ पे भी फ्री नहीं होते। और बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताऊं कि अगर JPMC में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आपका टेस्ट वहाँ पर फ्री होगा, मतलब फ्री नहीं हो रहा अब तो उन्होंने, देखें आपको पता है जिन्ना हॉस्पिटल, हम पहले भी इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि जिन्ना हॉस्पिटल नहीं है उसको अब NGOs चला रही हैं। कितने जो आप देखती हैं, कहते हैं भाई हमने आर्ट गैलरी बना ली है, वो सब, हाँ वो पेशेंट फाउंडेशन। अब वो टेस्ट का भी यही कर दिया है इन्होंने। लेबॉर्ट्री में जो है वो, अगर हम बात करते हैं सिटी स्कैन की या जो भी टेस्ट करवाए जा रहे हैं बाहर से, वो सिटी स्कैन 5,000 रुपए से शुरू होता है, वो बहुत ऊपर तक। पेशेंट वहाँ ज़ेर इलाज है JPMC में, उनका टेस्ट भी फ्री नहीं हो रहा है, उनका टेस्ट भी फ्री नहीं हो रहा। इवन ये जो जिन्हों हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी, उनके PRO का कहना है कि उनका भी फ्री नहीं होता, क्योंकि पेशेंट आर्ट फाउंडेशन ने जो मशीनरी जदीद टेक्नोलॉजी लगाई हुई है, जो पैथोलॉजिस्ट है वहाँ पर, वो उनको सिर्फ इतने पैसे लेता है जितना खर्चा आता है। जैसे सपोज अगर हम सिटी स्कैन बाहर से करवाते हैं 5 से 10,000 रुपए तक उसका बिल बनता है, तो वो जिन्हों हॉस्पिटल में वो 1,300 रुपए का हो रहा है, 1,300 रुपए का हो रहा है। और वो बहुत नॉमिनल है, नो डाउट, वो वाकई में बहुत कम पैसे चार्ज कर रहा है जिन हॉस्पिटल। मगर मेरा खतीजा सवाल ये है कि फिर गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी फ्री नहीं है ना। आप कहते हैं हम बार बार सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने हेल्थ में बहुत काम कर दिया, हम फ्री हेल्थ दे रहे हैं। आप जिन्ना हॉस्पिटल में जाएंगे आपको फ्री कुछ भी नहीं मिलेगा। जिन्ना हॉस्पिटल में हर टेस्ट के कोई ना कोई हर टेस्ट के कोई ना कोई चार्जेस है, ये बात उन्होंने खुद बताई है। और उसकी रीज़न ये है कि पेशेंट फाउंडेशन उसको चला रहा है। आखिरी बात जो आपने की भाई कि इन तमाम चीज़ों को सिंध गवर्नमेंट के बाद देखेगा कौन, इसका लुक आफ्टर करने वाला कौन है। हमारे पास एक इदारा मौजूद है, शायद उसको लोगों को पता नहीं है और लोग उसके बारे में सुनते भी नहीं, क्योंकि वो आराम से पैसे कमा रहा है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन, उसको कोई सरोकार नहीं है इन चीज़ों से। लेबॉर्ट्रीज क्या, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई लेबॉर्ट्री कितने पैसे चार्ज कर रही है किस टेस्ट के, चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ, इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हर लेबॉर्ट्री अपनी मर्जी से पैसे रखे हुए। आप कोई भी फेमस लेबॉर्ट्री बना लें, खुद से बना लें और फिर अपने रेट जो है वो आप इसमें, जी बस आपको लाइसेंस लेना पड़ता है ऐसे, और वो लाइसेंस लेने के बाद आप बस खुश खबरम रहें, महाना SHC को पहुँचाते रहें और आपका लेबॉर्ट्री चलता रहेगा। अब आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें, कि जो हमारे पास जितना भी टेस्ट करवाए जाते हैं, टेस्ट हो रहे हैं, उसके लिए गरीबों की कोई गुंजाइश नहीं है। ये इलाज करवाना सिर्फ अमीरों का हक है पाकिस्तान में और स्पेशली सिंध में। या गरीब आदमी जिन्ना हॉस्पिटल में बस जाएगा। अच्छा मुझे यहीं से मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। डॉक्टर साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, अगर कोई डॉक्टर किसी स्पेसिफिक लेबॉर्ट्री का नाम जो है मेंशन करके देता है अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, तो इसकी क्या रीज़न होती है, क्या वजूहात होती हैं? देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि जो है वो लैब स्पेसिफिकेशन के होते हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो जितने भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी अपनी खुद जो है वो लैब्स होती है। और वही जो बात हुई मुज़म्मिल ने कही कि देखें जो क्राइटेरिया होता है कि लैब कितनी ऑथेंटिक है, उसमें एक तो सबसे पहले जो केमिकल यूज़ हो रहा है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। जैसे भी मुज़म्मिल ने कहा कि PCR का टेस्ट जो है उसमें केमिकल एनालिसिस बहुत कम होती है, ऐसा नहीं होता। बहुत सी जगहों पे ही होता है कि जो आपको ऑर्गेनिज्म ग्रो करने की टाइमिंग होती है, उसको रीड करने की टाइमिंग होती है, वो बहुत स्पेसिफिक होती है और वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है। अगर उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी रीडिंग या प्रॉपर रीडिंग ना हो, जो कि एक पैथोलॉजिस्ट का काम है, वो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो लैब एरर आ जाएगा। देखिए हम डॉक्टर एज अ डॉक्टर जो है वो पहले पेशेंट की हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर 75% डायग्नोसिस बना लेते हैं, 80% तक। कुछ सपोर्ट हमें चाहिए होती है टेस्ट के जरिए। लेकिन लाजिम बात है कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आ रहा है तो मुझे पता है कि उसको डायबिटीज़ है, लेकिन उसका शुगर कंट्रोल कितना अच्छा और कितना बढ़िया, क्योंकि पेशेंट भी तो हमसे कहते हैं कि हम दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ चीज़ एनालिसिस पता चलते हैं ब्लड टेस्ट के जरिए। लाजमी तो ब्लड में उसका शुगर लेवल कितना आ रहा है, जैसे HbA1c कितना कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये सब क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। अब हर टेस्ट महंगा नहीं होता और हर जगह महंगा नहीं होता। देखिए जहाँ पे अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट बिठाते हैं, पूरी एक टीम होती है, पूरी टीम एक वर्कआउट कर रही है। उसकी जो है वो कॉस्ट डेफिनेटली वो हॉस्पिटल बेयर कर रहा होता है। तो उस कॉस्ट कटिंग की बेसिस पे जो होता है टेस्ट में लैब्स में ऊपर नीचे जो है वो रिपोर्ट्स की या जो प्राइजेस है उसकी अप डाउन हो सकती है। जहाँ तक बात है कि ऑथेंटिक लैब्स कितनी होती है, देखें आपको पता है पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कोई भी लाइसेंस लेके बैठ के लैब्स ओपन कर लेता है। आपको हर गली में हर जगह छोटे छोटे लैब्स मिल जाएंगे, लेकिन जब हम उसी लैब को किसी ऑथेंटिक हॉस्पिटल से चेक कराते हैं तो बहुत से टेस्ट जो है वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट अभी आया कि DR में जो है वो सीवियर UTI आ रहा है। जब हमने उसको एक ऑथेंटिक लैब से कराया तो पता चला कि वो कंटेमिनेशन जो वो अपनी लैब की थी। तो पेशेंट तो सफ़र हुआ ना कि उसने
पहले लैब का टेस्ट कराया, फिर डॉक्टर्स के पास जाके वो हैवी एंटीबायोटिक ले रहा है। अगर वो प्रॉपर लैब से डायग्नोज हो जाता है तो उसकी ये कॉस्ट भी तो उसकी बच जाएगी। दूसरा, जो आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं कि जैसे बहुत स्पेसिफिक कुछ टेस्ट बहुत है डेफिनेटली महंगे होते हैं, जैसे हम अगर नॉन इन्वेसिव पे जाएँ कि जैसे CT स्कैन है, MRI, लेकिन वो हर पेशेंट को हर डॉक्टर एडवाइस नहीं कर रहा होता है। कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ डायग्नोसिस ऐसे होते हैं जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो अपने क्लिनिकल बेसिस पर ही डायग्नोस कर रहे होते हैं, कुछ सपोर्ट हमें चाहिए होती है। गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें डेफिनेटली पेशेंट्स का जो इलाज है वो बिल्कुल फ्री होता है, आप हम सबको मालूम है, कॉस्ट बेयर कर रही होती है गवर्नमेंट। लेकिन कुछ डेफिनेटली जो मशीनरीज लगती हैं उनकी कॉस्ट बेयरिंग, उनकी मेंटेनेंस है, जैसे अगर अब स्लाइड्स रीडिंग है जो MRI में होता है तो उसकी कॉस्ट पेशेंट को बेयर करनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल चार्ज करता है। डेफिनेटली उसमें अप एंड डाउन हो सकता है हर हॉस्पिटल का, लेकिन ओवरऑल जो है वो एक अगर हम देखा जाए तो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और इन टर्शियरी हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेसिस पे पेशेंट ठीक भी तो हो रहा होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे पेशेंट्स को जो है वो डॉक्टर्स एक लिस्ट ऑफ जो है वो टेस्ट लिख देते हो। बिल्कुल ठीक है। मुज़म्मिल का रुख करूँगी। मुज़म्मिल, अगर हम बात करते हैं वो डॉक्टर्स जो एक मखसूस लेबॉर्ट्री का नाम जो है वो मेंशन करके देते हैं, तो आपके पास क्या इतलात हैं, फिर इनके क्या फ़वाइद जो है वो लेबॉर्ट्रीज़ के साथ जुड़े होते हैं, सर ये बताइएगा। देखिए, मैं डॉक्टर दुरेश शहवार की बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये जो टेक्निकल बातें होती हैं वो डॉक्टर ही समझ सकते हैं, मगर इन टेक्निकल बातों के पीछे बहुत सारे रीजन भी होते हैं ना। फॉर एग्जांपल, अगर हम इन्होंने कहा कि भाई ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, ऐसा बड़ी लेबॉर्ट्रीज़ में भी होता है। देखिए, जब रश के टाइम पर कोरोना में बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बड़ी लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाया हुआ, डॉक्टर को डाउट था, डॉक्टर सिम्टम्स जो देख रहा है पेशेंट में वो नहीं है मगर रिपोर्ट कुछ और बता रही है, उसने दूसरी लेबॉर्ट्री रिकमेंड किया, तो उस पर झगड़ा ये हुआ कि वो केस हमारे पास यूँ पहुंचा कि बंदे ने केस कर दिया कि डॉक्टर ने पहले मुझे इंसिस्ट किया कि मैं जाना चाहता था बड़ी लेबॉर्ट्री, मगर उसने मुझे बोला नहीं यहीं से करवा लो, कोई बात नहीं। तो जब मैंने करवा के लाया तो वो पेशेंट और फिर दोबारा हमने वहीं से करवाया तो वो मेरी चीज़ वही आई जो डॉक्टर्स ने डायग्नोस की थी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, इसके पीछे जो हमने जब रिसर्च की और हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो इसके पीछे देखिए हर डॉक्टर्स के और हमने डॉक्टर्स जो पर्सनली डॉक्टर्स के PA, आपने देखा बड़े बड़े हॉस्पिटल में सारे PA बैठे होते हैं डॉक्टरों के जो टाइम दे रहे होते हैं। जी जी जी। उनसे हमने पूछा तो वो ये कह रहे थे भाई कि देखें, जिस तरह मेडिसिन माफिया है ना, मेडिसिन माफिया टूर करवाता है डॉक्टर्स को, आपको पता होगा, हमने इस पर ही प्रोग्राम किया था और ये क्रेडिट भी आपको जाता है कि पाकिस्तान के वाहिद चैनल पर सिर्फ ये प्रोग्राम हुआ था जिस पर बहुत ज़्यादा सुनाई हुई थी कि भाई कि मेडिसिन माफिया को, कंपनीज़ को आप लोगों ने कैसे डिस्कस कर लिया चैनल पर बैठ के। तो सेकंड यही, लेबॉर्ट्रीज़ का भी यही है कि लेबॉर्ट्रीज़ भी बिल्कुल यही करती है कि डॉक्टर्स को जो है वो टूर तो नहीं करवाती क्योंकि वो इतना नहीं कमा रही थी जितना मेडिसिन कंपनियां कमा रही होती है, बट वो उनको कैश की सूरत में कुछ परसेंटेज ज़रूर दे रही होती है। और मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज जो है वो चेक की सूरत में पेमेंट नहीं करी डॉक्टर्स को, और मुझे बताया है कि वो पेमेंट जो है उनको की जाती है डॉक्टर्स को कैश के थ्रू, क्योंकि वो बाद में चेक एंड बैलेंस का मसला आएगा, भाई ये पेमेंट इतना सारा अमाउंट कहाँ से आ रहा है। आपको पता है आजकल इमरान खान के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई थी कि अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू आता था, तो लोग अब तो सख्ती हटा दी गई होगी। जी बिल्कुल, अब तो ऐसा होगा, मगर ये आपको बता रहा हूँ उस पुरानी रिसर्च पर। तो देखिए, डॉक्टर्स के ज़रूर इंटरेस्ट होते हैं इसमें, और ये हर डॉक्टर्स होता है। जो डॉक्टर्स अगर लेबॉर्ट्रीज कहती है ना हम डॉक्टर को परसेंटेज ही देते, आप उन डॉक्टर, वैसे पाकिस्तान में तो ऐसी लेबॉर्ट्री शायद ही कोई मिले, बड़ी आगा खान लेबॉर्ट्री है वो कोई परसेंटेज नहीं देती क्योंकि उनका नाम है, तो वो कोई परसेंटेज डॉक्टर्स को नहीं देती, उनका अपना, और वो हॉस्पिटल से इतना कमा रहे थे उनको बाहर के पेशेंट की जरूरत ही नहीं होती। तो जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके जो अंदर हॉस्पिटल बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनका भी उसमें कमीशन होता है, वो जितने ज़्यादा टेस्ट लिख कर देते हैं, और बाहर वाले का भी यही सिस्टम है, उनको कमीशन मिल रहा होता है उस पर, इसलिए वो इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप इसी लेबॉर्ट्री से करवाएं। और ये सेकंड जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि इंसिस्ट किया जाने का मतलब यही होता है कि आपको वहाँ से ज़रूर कोई ना कोई फ़ायदा है, और जो आप जो लेबॉर्ट्रीज नहीं दे रही हैं डॉक्टर्स को, आप देख लें उनकी रिपोर्ट को अहमियत दी जाती है, उनको माना नहीं जाता उन लोगों को जो अगर डॉक्टर्स को कमीशन। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लिनिकल लेबॉर्ट्री के हवाले से, हम हीट वेव पे भी बात करेंगे, लेकिन हमें अभी एक सवाल आया हमारे व्हाट्सएप पे
और वो सवाल हम करेंगे डॉक्टर दुरेश अवार से। डॉक्टर साहिबा, जहाँ हम बात करें क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ की, पेशेंट जब डॉक्टर्स के पास आता है अपने सिम्टम्स लेके, तो डॉक्टर्स जो हैं वो उसे टेस्ट का कहते हैं कि आप पहले अपना टेस्ट करवाएं, फिर रिपोर्ट के बाद जो है आपका इलाज शुरू किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आती है, साफ़ आती है, लेकिन पेशेंट्स को सिम्टम्स रहते हैं, फिर पेशेंट के जो घर वाले हैं वो रूहानी इलाज की तरफ जो है चले जाते हैं कि रिपोर्ट्स भी सही आई है, लेकिन अभी तक जो है हमारा बेटा बेटी या वॉट एवर फैमिली मेम्बर जो है वो अभी तक बीमार है, सिम्टम्स मौजूद है, रिपोर्ट साफ़ आई है, और फिर रूहानी इलाज जो है वो इनका शुरू हो जाता है। तो इस तमाम तर चीज़ों को आप कैसे देखती हैं एज अ डॉक्टर? देखिए, वो वाली बात मैंने आपसे शुरू में कही थी कि डॉक्टर्स, हम एज अ डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस जो है ना हिस्ट्री एग्जामिनेशन पर ही 80% बना लेते हैं। वही वाली बात है, बहुत से पेशेंट में से आपने कहा कि सिम्टम्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर किसी को एंजाइटी का अटैक्स आते हैं या पैनिक अटैक होता है या डिप्रेशन का पेशेंट है कोई, या मूड स्विंग्स होते हैं, ये ऐसी अलामतें हैं, ये ऐसी बीमारी जिसमें अगर हम कुछ टेस्ट करा भी लेते हैं, क्योंकि ये कुछ टेस्ट जो है ये हार्मोन बेसिस भी होते हैं, किसी एंजाइम की रिलीज़ की वजह से भी हो रहा होता है। तो अगर वो चीज़ उससे रिलेटेड होती है तो लैब्स में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन से रिलेटेड किसी बच्चे को फिट्स पड़ रहे हैं, तो जैसे आपने बहुत सा नाम सुना, मिर्गी एपिलेप्सी जो होती है, उसमें बहुत से में जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर आती भी है, बहुत से अंदर नहीं आती, जिसको हम एब्सेंट सीजर्स कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास लैब्स में फाइंडिंग्स आएँ तो वो चीज़ होगी। बाज़ औक़ात हम क्लिनिकल जो सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस पर कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि बहुत सी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनका इलाज बहुत लंबा होता है ना, लाइफ लॉन्ग जैसे हम कहते हैं उनको होता है। जैसे अब हम डिप्रेशन की बात करते हैं या ब्लड प्रेशर है या शुगर है, या हमारे पास कोई कैंसर का एक पेशेंट आ जाता है जो पेलिएटिव थेरेपी की तरफ, जिसको हम कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम ले जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट और घर वाले तो ये कहते हैं कि जी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक आई हैं, तो फिर ये इलाज आप किस चीज़ का करना चाह रहे हैं। तो अगर रिपोर्ट्स नहीं है सही है तो इसका मतलब हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं है। तो फिर वहाँ पे फैमिली प्रेशर और जो आपका जो पेशेंट की अपनी होती है वो ये होता है कि सोचते हैं कि क्यों ना हम डॉक्टर के ऊपर पैसा खर्च करने के बजाय रूहानियत की तरफ जाएं। जबकि ये एक, देखिए, दुआ, अल्लाह ने कहा है कि दवा के साथ दुआ ज़रूरी है। दुआ करने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन उसके जो तरीके हैं उसको साथ इलाज कंपलसरी है ना, लाजमी बात है। जैसे अगर अब एंजाइटी का पेशेंट है, पैनिक अटैक का पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उसको कुछ साइकेट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी उसको देखेगा, उसकी थेरेपीज़ करेगा। अगर हम कीमो के पेशेंट्स की बात करते हैं तो उनकी पेलिएटिव ट्रीटमेंट्स होती हैं। स्पीच डिसऑर्डर्स है, उसमें बच्चे को जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी देखनी होती है, बिहेवियरल थेरेपी। आजकल ऑटिज्म जी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ADHD ऑटिज्म की डिजीज़ हैं जिसमें बहुत लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो उससे लोग थोड़ा भागते हैं और घबराते हैं, और फिर एक हमारे स्टिग्मा है, अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो लोग कहते हैं नहीं इसको छोड़ो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में ये भी है कि हर मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, तो कहते हैं एक दवा खाएंगे फिर दवा का भी इलाज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए लोग जो है वो रूहानियत की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहर जो हैं वो कई रोज़ से गर्मी की शदीद लपेट में है, इससे बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर की जाए, ये बताइए। देखिए, हम सबको पता है कि इस वक्त पूरे सिंध में जो है वो हीट वेव का जो है वो एक आई हुई है, और कल तक एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह कल लास्ट डे होगा। और अभी आप हम लोग देख ही रहे हैं कि कराची में तक जो है वो टेम्परेचर बहुत हाई हुआ हुआ है, इवन अंदरूनी सिंध में हैदराबाद वगैरह साइड में भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो टाइमिंग ऐसे सेट करें कि बहुत ज़्यादा जो धूप का टाइम है, जैसे 12 बजे से लेकर 4 बजे के दरमियान एक्सपोजर ना हो, ज़्यादा तेज़ धूप में ना निकलें। अगर धूप में निकल रहे हैं तो अपनी बॉडी को कवर, जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं तो कैप्स पहने, हेड कवर करके लें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का, लूज़ कपड़े पतले मलमल के जैसे होते हैं लॉन के, इसका यूज़ करें। जीन्स, टाइट कपड़े, मोटे कपड़े, फुल स्लीव से कपड़े थोड़े, अगर फुल स्लीव्स बच्चियाँ जैसे पहनी है तो लॉन हो ऐसा जिसमें बॉडी कवर से, लाइट कलर से कपड़े। बहुत डार्क कलर्स गर्मियों में नहीं पहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से भी सूरज की रोशनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है, तो बच्चे के जो है वो या बड़ों को जो है वो हो सकता है। पानी का इंटेक सबसे ज़्यादा करना है आपने, 2 से 3 लीटर पानी पीना, क्योंकि इसमें जब हीट वेव आती है तो आपको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपका वाटर लॉस हो रहा होता है। तो अगर आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखेंगे, गोश्त का इस्तेमाल, मसालेदार चीज़ों का इस्तेमाल और हैवी फूड्स जो होते हैं ना, बारबेक्यू आइटम्स वगैरह, इसका इस्तेमाल आपने कम करना है। लाइट डाइट, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना है। इवन घर में भी जब मुर्गन खाने बनाते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, गोश्त के बजाय सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आजकल जैसे हमारे पास तरबूज मौजूद है, ऐसे फल जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा हो, खीरा है, सलाद वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पानी का इंटेक रखें, अपनी एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ को कम रखें। अच्छा, हीट वेव में सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासर होते हैं वो एक्सट्रीम एजेस हैं, बच्चे और बूढ़े, तो उनका एहतियात आपने ज़्यादा करनी है। अच्छा, हार्ट पेशेंट के बारे में भी यही कहा जाता है डॉक्टर साहिबा? बिल्कुल, जिन पेशेंट्स को डेफिनेटली हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटीज़ है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो उन सबको जो है ये डेफिनेटली हीट वेव जो है वो मुतासर ज़्यादा करती है। या डिसेबल पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो है इसके सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं।
बाकी जो है कि अगर एहतियाती तदाबीर चाहे जो आपके कहते हैं कि नॉर्मल पेशेंट्स हैं और जो आपके एक्सट्रीम एजेस वगैरह हैं उन सबको वही करनी, लेकिन एक्सट्रीम एजेस वाले या जिनको एहतियात जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव वाले, उनको एहतियातें ज़्यादा करनी होगी। अच्छा, हीट स्ट्रोक की अलामतें क्या होती हैं? अच्छा, हीट स्ट्रोक में सबसे पहले तो ये है कि आपको सिम्टम्स आपने खुद देखा होगा आजकल जो है वो टीवी पे और सब पे मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी चीज़ें चल रही हैं कि आपने जो है सबसे पहले होता है कि इसमें प्रोफ्यूज स्वेटिंग यानी जो पसीना है वो शदीद तरीन आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा पसीने का एकदम से जिस्म से अखराज होता है। उसके अलावा पेशेंट जो है वो एकदम से ड्राउजी होने लगता है, गुनूदी कैफियत में जाता है, क्योंकि जब आपकी नमकियाती कमी होती है तो शुगर लो होना शुरू हो जाती है, पेशेंट को ड्राउजीनेस होती है, नींद गुनूदगी में जाता है, बेहोशी की कैफियत हो जाती है, बहुत तेज़ बुखार, एकदम से हाई ग्रेड फीवर चढ़ना शुरू हो जाएगा, 102 103 डिग्री तक का फीवर आना शुरू हो जाता है पेशेंट को, और पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, सिंध हुकूमत हीट वेव से निपटने के लिए क्या इकदाम ले रही है, इस पर भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके कई रोज़ से गर्मी की शदीद लपेट में। सिंध हुकूमत हीट वेव से बचने के लिए क्या इकदाम कर रही है, जानेंगे। मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात है, सिंध हुकूमत हीट वेव से निपटने के लिए क्या कुछ कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल वज़ीर आला सिंध ने बिल्कुल एक नोटिफिकेशन जारी किया था हमेशा की तरह। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में अलर्ट हो जाना चाहिए और तमाम ज़रूरी इक़दाम ले लेने चाहिए और बिजली की लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए इन दिनों में। मगर इसके बरक्स आपके सामने है जो सिचुएशन है, कराची के लोग बिलबिला रहे हैं। कमिश्नर कराची ने भी इस पर नोटिफिकेशन जारी किया कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटर अपने अपने इलाकों में हीट वेव से बचाव के कैंप लगाएं, और वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीजू ने भी एक प्रेस रिलीज निकाल कर अपना हक अदा किया कि भाई कि हॉस्पिटलों में इमरजेंसी नाफिज की जाए, तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी जाएं और तमाम हीट वेव स्पेशल हीट वेव के वार्ड्स कायम किए जाएँ। गो के उन्होंने जो हुक्म दिया था उस पर सिंध गवर्नमेंट ने अमल किया कराची में, मगर अंदरून सिंध के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। अंदरून सिंध में इस तरह के कोई इकदाम नहीं लिए गए। हालांकि जो हीट वेव अलर्ट है वो कराची से ज़्यादा इंटीरियर सिंध में था। कल जो जेकबाबाद में 51 था और नवाब शाह में 50 और मोहित में भी 50। और मैं आपको बताता चलूँ, अप्रैल में जो है दुनिया का हॉटेस्ट सिटी जो है वो नवाब शाह था कि पाकिस्तान दुनिया का, मतलब तो आप अंदाज़ा लगाएं जहाँ पर इक़दाम देने चाहिए थे सिंध गवर्नमेंट को वहाँ पर इक़दाम नहीं लिए गए, क्योंकि कराची में यहाँ मीडिया एक्टिव है, हर चीज़ पहले रिपोर्ट हो जाती है। कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी लियाकत अली बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, कोई ठंडी चीज़ खाने से सर में दर्द होता है और रोटी सालन खाने से मैदे में दर्द होता है, इसकी क्या हाल है? गर्मी की वजह से? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाहौर से जो है वो कॉलर हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब आप इसको ज़रा वाइंड अप करें। देखिए लियाकत साहब, जो आप ये कह रहे हैं कि रोटी खाने से पेट में दर्द होता है, यूजुअली ये सिम्टम जो है वो गैस्ट्राइटिस के होते हैं, ठीक है, एसिडिटी का होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत लंबे अरसे तक खाली पेट रहते हैं, फिर कुछ खाते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी होती है, या बाज़ औक़ात हम ये होता है कि बहुत जल्दी थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे होते हैं, क्योंकि पेट को फूड डाइजेस्ट करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा चाहिए। और हो सकता है कि आप लेट नाइट खाना ज़्यादा खाते हो, खाना सोने से कम 2 से ढाई घंटे पहले आपने खाना खा लेना, रात में लाइट फूड खाना है। और अगर आपको ये पेट में दर्द होता है तो आप सबसे पहले लाइट जैसे है, आप दही है, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर भी परसिस्ट रखता है तो फिर डेफिनेटली आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जो है आप रुजू कीजिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मुजम्मिल की जानिब जाऊँगी। जी मुजम्मिल, सिंध हुकूमत के इक़दाम ले रही है। देखिए हाँ, बिल्कुल यही बात बता रहा था मैं आपको कि सिंध हुकूमत के इक़दाम ये हैं। अगर हम बात करें, जैसे डॉक्टर दरिश शवाल ने कहा कि भाई सबसे ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं उसमें बच्चे और बूढ़े होते हैं। अब आप बताएं, सिंध गवर्नमेंट का ये हाल है कि जो समर वेकेशन जो है वो जून जुलाई में देने जा रही है, और बच्चे जो है मलिर में
में, इब्राहिम बदरी में, पिपली कोट, जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ बच्चे पैदल सफ़र करके बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मलिर में कई बच्चे बेहोश होने के हुए हैं, रास्ते में चलते हुए रिपोर्ट हुए हैं। तो वज़ीर तालीम क्या कर रहे हैं? उनको वो महकमे जो मौसमियात के साथ अपने, जो मौसम हमारा बदल रहा है उसके साथ अपने निज़ाम को नहीं बदल सकते क्या? अब उनको चाहिए था कि वो समर वेकेशन बच्चों को मई से जून में दे देते ताकि वो जुलाई में बच्चे स्कूल ज्वाइन कर लेते, मगर उनका तो उन्होंने करिकुलम बनाया हुआ है कि उनको जून जुलाई में छुट्टियां देनी है, तो जून जुलाई में छुट्टियां देनी है। अगर बच्चों को, अब जब कोरोना के ज़माने में जब आप बच्चों को स्कूल ऑफ कर सकते थे तो अभी छुट्टियां भी जल्दी दे सकते थे आप। और बताऊँ आपको, देखिए कराची वालों का हाल ये है कि लोड शेडिंग से बिलबिलाउट है, और जो हमारे कराची के स्कूलों का हाल तो ये है कि ना वहाँ बिजली है ना वहाँ पानी है, और फिर रास्ते में, क्योंकि छाव के रास्ते भी नहीं है, गाँव के दूर दराज के इलाके हैं, बच्चे पैदल चल के स्कूल जाते हैं और वहाँ तपीश ज़्यादा होती है। कराची का तो आप बात छोड़ ही दें, कराची में तो लोग सफ़र करके किसी तरह चले जाते हैं, बाइक से, करीब घर है, करीब स्कूल हैं, मगर जो हमारे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ बहुत बुरा हाल है। तो इसलिए अगर हीट वेव से बचाव के लिए आप बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम करिकुलम क्यों चेंज नहीं किया गया? ये तो हमारे हाथ में है। तो जो वज़ीर तालीम है सरदार अली शाह साहब, तो उन्होंने इस चीज़ पर आप कह रहे हैं बिल्कुल भी गौर नहीं किया है कि क्लाइमेट चेंज है, मौसम की तब्दीली है, शदीद गर्मी है, तो बच्चों को जो है वो हम इस मंथ में हम घर में रखते हैं, जुलाई में जो है वो फिर से हम जी बिल्कुल तालीम की जानिब बिल्कुल। महकमा मौसमियात ने अप्रैल से चीखना शुरू कर दिया था कि मई में जो है हीट वेव होगी कराची में, सिंध में, तो वो उनको उस टाइम इकदाम लेने चाहिए थे। अब वैसे भी अगर देखें, इन लोगों को कोई भी चीज़ जो इन्होंने पहले बना दी है उसको फॉलो अप करते हैं। जो चेंजेस आ रहे होते हैं मौसम के, या जो वक्त के साथ बदलाव आ रहा होता है, वो वक्त के साथ बदलाव पर अपने आप पर यकीन नहीं रखते। सिंध गवर्नमेंट का तो यही हाल है। मगर हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें कि हॉस्पिटल्स में भी जो कराची के हैं वो अच्छे इंतजाम किए गए थे इस दफ़ा, मगर और जगह जगह हीट वेव कैंप भी लगाए गए हैं कराची में। मगर अगर हम मलिर से बाहर निकलते हैं, इब्राहिम बदरी की तरफ जाते हैं, पिपली कोट की तरफ जाते हैं, सराबकोट से आगे जाते हैं, गडाप टाउन में जाते हैं, तो हमें वहाँ पर इस तरह के कोई इंतजाम देखने को नहीं मिले। सिर्फ हमें कराची में ज़रूर ऐसा मिला है, शहर कराची में, कि भाई ये यहाँ पर नजर आई हैं चीज़ें, बाकी कहीं पर भी नजर नहीं आया। लोड शेडिंग के क्या हालात है मुज़म्मिल? लोड शेडिंग का हाल ये है कि जिस दिन से महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है हीट वेव का, उस दिन से कराची इलेक्ट्रिक ने जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया है। आम इलाकों में जहाँ पर 100% बिल पेमेंट है, उस इलाके की भी लोड शेडिंग हो रही है। और लोग जो है, लोगों से जब पूछा जा रहा है कि भाई कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्या इंतजाम किए, तो उन्होंने कहा बिजली नहीं है, पानी भी नहीं है, गर्मी से बिलबिलाते रहो, घर पे बैठे रहो, और घर से बाहर निकलने का भी बंदा क्यों सामान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी शदीद धूप होती है और कराची में दरख्त तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो इसलिए सबसे गुजारिश है कि कम से कम एक घर पर एक दरख्त तो ज़रूर लगाएं ताकि इसके असरात कम हो। डॉक्टर अजहर पेटू की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं मुज़म्मिल? प्रेस रिलीज तो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने जारी कर दी, तो फिर प्रेस रिलीज जारी करने का मतलब ये होता है कि अब काम खत्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर अजहर पेटू का कहीं पर भी कोई मोटिवेशन नज़र नहीं आती इस हवाले से, ना वो एक्टिव नज़र आती है जिस तरह पहले वज़ीर होते थे या वज़ीर आला सिंध खुद जो है जैसे निकल जाते हैं, इस तरह डॉक्टर अजहर पेटू एक्टिव नहीं है। बट उनकी सारी जो वजारत है वो सिर्फ प्रेस रिलीज की हद तक ही चल रही है, हर चीज़ की प्रेस जारी कर देती है, मीडिया से बात करते हुए वो कतराती हैं। तो अब अगर देखा जाए कि जो हालात अब मैंने आपको बताएं कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, जहाँ जो शहरी इलाके हैं वहाँ ज़रूर दिखाने के लिए कारकर्दगी दिखाई गई है। और आप ये समझती हैं कि शहरी इलाकों में कारकर्दगी दिखाने का मकसद होता है कि वो चीज़ नज़र आ सके कि देखिए हमने ये इंतजाम कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहिबा की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर साहिबा, जहाँ पे हम हीट वेव की बात करें तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी शख्स को पहले ही स्ट्रोक हुआ है तो क्या बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि दोबारा भी उन्हें जो है वो हीट स्ट्रोक हो सकता है, और क्या ये जानलेवा मर्ज़ है? मर्ज़ तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन क्या ये जानलेवा साबित हो सकता है? बिल्कुल आपको याद होगा जब कराची में सबसे पहले हीट वेव्स आई थी, जिस वक्त हमारे पास बिल्कुल कोई इकदाम नहीं थे, उस समय हमारे यहाँ बहुत सारी अमवात हुई थी, और वो इसी वजह से हुई थी कि लोगों को जो है वो बेसिक जो कहते हैं कि सेफ्टी मेजर्स पता ही नहीं थे। और जो है सबसे ज़्यादा ये कि अगर हीट वेव या हीट स्ट्रोक किसी को हो जाता है तो उसमें सबसे पहले ये कि इसको ट्रीटमेंट होती है। बहुत से ट्रीटमेंट आप घर में कर सकते हैं। अगर माइल्ड फॉर्म है तो उसको वाली बात है कि प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही तो जो मरीज़ है जिसको ये अलामत हुई है उससे कपड़ों को जो है वो लूज़ कर दिया जाए, जिसम पर पानी का छिड़काव किया जाए, उसको अच्छे से जो बॉडी टेम्परेचर है उसको किया जाए, लो डाउन किया जाए, जैसे AC के अंदर रखें, बाहर धूप वगैरह से बचा के रखें। उसके बाद उसका पानी का इंटेक, ORS का इस्तेमाल जो है जिसको हम कहते हैं वो आप बढ़ा दीजिए। ऐसी सब्जियाँ या फल खिलाए जिसमें पानी का इंटेक ज़्यादा हो। उसके बावजूद भी अगर पेशेंट की जैसे कैफियत है, यानी वो ड्राउजी ही रहता है, नींद गनूदगी में रहता है, और उसका ब्लड प्रेशर के इसमें एकदम से BP भी जो है वो या तो लोअर डाउन हो जाता है, एकदम से शूट कर जाता है, तो ये दोनों अलामतें जो है वो बिल्कुल जो है वो जानलेवा हो सकती हैं। क्योंकि जब हीट स्ट्रोक होता है तो आपका एकदम से बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, तो उसकी वजह से जो आपको ब्रेन में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक भी हो सकता है पेशेंट को। अगर ब्रेन डैमेज हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा, आपको पता है फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। जहाँ तक बात है कि अगर एक
एक पेशेंट को, एक खातून को, किसी मर्द को जो है वो अगर एक दफ़ा हीट स्ट्रोक हो जाता है कि दोबारा हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि हीट स्ट्रोक जो है वो हीट वेव की वजह से हो रहा होता है और बाहर एक्सपोजर की वजह से हो रहा होता है। अगर आप वो एहतियाती तदाबीर नहीं कर रहे हैं और आप एक दफ़ा एक्सपोज हो चुके हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसके खिलाफ जो है वो लड़ सके। तो अगर आप एक दफ़ा एक्सपोज हुए तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो उस हिसाब से कमज़ोर है, तो दोबारा जब होगा तो उसकी जो नौइयत है वो शदीद होगी और दोबारा बिल्कुल हो सकता है। आम इंसान को भी हो सकता है, जिस बंदे को हो चुका हो उसको भी दोबारा हो सकता है, जानलेवा साबित हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। लाजिमत है अगर ब्लड प्रेशर एकदम से शूट कर जाता है या बॉडी टेम्परेचर एकदम से जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो फिर हमारा जो ब्रेन है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर जो फौरी इमदाद है उसको पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया और इसको जो मिनरल लॉस है या जो वाटर लॉस है या जो ब्लड प्रेशर शूट करे या ब्लड प्रेशर जो लो हो रहा है या शुगर जो एकदम से अप और डाउन होती है उसको टाइमली कंट्रोल नहीं किया जाता तो ये डेफिनेटली जो है वो जानलेवा होगा। एक बात ऐड कर दूं, इस पर डॉक्टर साहब ने कहा कि घर पे बैठे, बाहर ना निकले घर जरूरी, तो घर पे बैठने के लिए जरूरी है घर पे पानी और बिजली हो। तो हुकूमत जो है ना बिजली प्रोवाइड कर रही है घर पे, ना घर, और जब बिजली नहीं तो पानी भी नहीं होगा तो लोग घर पे कैसे बैठेंगे? कम से कम धूप में तो नहीं होंगे वो घर में गर्मी में तो बैठे हुए होंगे। अच्छा मुज़म्मिल, कौन से इलाके हैं जो ज़्यादा मुतासर है अगर हम बात करें लोड शेडिंग के हवाले से? क्योंकि जो नई हुकूमत उनका ये बयानिया है कि लोड शेडिंग जो है वो हमने ख़त्म कर दी है। नज़रों से गुजरा होगा आपकी इस बिल्कुल तरह की बिल्कुल टिकट्स? खतिया, देखिए कराची में तो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है इस वक्त। कराची में पूरा कराची जो है वो फेस कर रहा है। कुछ मखसूस इलाके हैं आप लोगों के अच्छे इलाके जो डिफेंस एरियाज़ कहलाए जाते हैं, मतलब जो लॉ इन्फोर्समेंट के इलाके हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग के अलावा हर जगह पर लोड शेडिंग हो रही है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही हो, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है। और वहाँ पर जहाँ पहले के का दावा था कि जहाँ पर हमारी 100% अदायगी होती है वहाँ पर हम लोड शेडिंग नहीं करते, वो भी ख़त्म हो गया है। जिन इलाकों में अदायगियाँ हुई हैं 100% वहाँ पर भी लोड शेडिंग हो रही है। और देखें इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि एहतजाज हो रहा है, आज भी एहतजाज हो रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं। तो आप बताएं, एक तरफ हुकूमत कहती है आप हीट वेव में घर से बाहर ना निकलें, घर के अंदर रहें, तो घर के अंदर कम से कम इतनी फैसिलिटीज़ तो होनी चाहिए कि घर में पानी हो, पंखा चल रहा हो तो बंदा घर में बैठेगा। वैसे भी आम दिनों में जब लाइट जाती है तो हर आदमी घर से बाहर निकल जाता है। जो फ्लैटों में रहते हैं उनकी ज़िंदगी तो और अजीरन हो जाती है, तो वो ऑफकोर्स वो बाहर निकलते हैं। तो जब बाहर निकलेंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं करामत हुसैन पिंडी से बात कर रहा हूँ। सवाल कीजिए। जी सर, मैं आपसे कुछ थोड़ी सी अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो डॉक्टर साहब बैठे हैं इनसे अर्ज है कि भाई आप जो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ये जो आप बीच में इंग्लिश में बात करते हैं ये इससे थोड़ी परहेज करें, क्योंकि हमारे कई लोग ऐसे भी हैं जो इंग्लिश नहीं जानते और उनको काफ़ी सारी परेशानी होती है। तो बस मैं आपसे मेरी यही अर्ज है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। उर्दू जो है वो हमारी ज़बान है और हमें जो है हमारी ज़बान से बहुत ज़्यादा प्यार है, और जो हमारे गेस्ट बैठे हैं उन्हें भी यकीनन बहुत ज़्यादा प्यार है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गुफ्तगू में जो है वो कुछ डिजीज़ के नाम ऐसे होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती हैं जो हमें का नाम था वो हमें इंग्लिश में बताना था। कुछ डिजीज जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो होती हाँ। हैं, टर्मिनोलॉजीज यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं बीमारियों के, दवाओं के, जो मरीज़ में जैसे बीमारी है उसकी तजवीज़ करो जिसको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो ये वाली चीज़ें कुछ अल्फाज होते हैं जिनको हमें मेडिकली लेना ज़रूरी होता है, वरना फिर लोग ये भी नहीं समझेंगे कि हम डॉक्टर हैं। तो वो कुछ सिम्टम्स बेस होती हैं। लाजिम बात है हमें अपनी डेफिनेटली उर्दू जो है वो हमारी मादरी ज़बान है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कॉलर्स जो है वो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, वो बहुत ही गौर से सुनते हैं। अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो हमें कॉल बैक भी करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मुज़म्मिल कंटिन्यू। हाँ, तो बस मैं यही बता रहा था कि आपको ये हाल है और उर्दू को हमें फ़रोग देना है। उर्दू चैनल है, उर्दू में बात करने की भरपूर कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमेशा एक अच्छे अंदाज में और एक अच्छे तरीके से बात आम नाजरीन तक पहुँच सके, उनका समझ में भी आए बात, ताकि हमारा पैगाम पहुँच सके। अच्छा, हम लोड शेडिंग और पानी की किल्लत के बारे में जो है मुज़म्मिल आप बता रहे थे। हाँ, तो पानी का देखें, पानी का तो बहरान है ही कराची में, और जब तक 4K प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होता कराची के अवाम करते नहीं है। वाटर माफिया जो पानी का माफिया जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि उसको काबू करना नामुमकिन हो चुका है। कई बार कार्रवाई की गई हैं, हाइड्रेंट बंद करवाए गए हैं, मगर पानी अभी तक बिक रहा है। इस पर भी कई बार इलाकों में एहतजाज हुआ है। पानी उस वक्त मिलता है लोगों को जब बिजली होती है। अक्सर पानी ना जो जहाँ से पानी आ रहा होता है वहाँ पर भी बिजली नहीं होती, तो कहते हैं पंपिंग स्टेशन बंद हो गए। पंपिंग स्टेशन बंद होने की वजह से पानी आगे नहीं पहुँच पाता, तो वो पानी का भराना जाता है। तो इसका तमाम दारोमदार जो है वो बिजली पर है, और कई जो है वो बड़ा माफिया बना हुआ है जो कराची के लोगों को जीने नहीं दे रहा है। और वो अगर कई बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुमकिन
मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर आसिफ ने कह तो दिया कि जी। बिजली बिलातातुल फराम की जाएगी, ईद के दिनों में भी बिजली गई है, तो अभी तो हीट वेव के डेज चल रहे हैं, तो लोगों बहुत को बुरा शुक्रिया हाल है। मुजम्मिल आपके वक्त और इनकी हमरा थी डॉक्टर दुर्र शेवा जी। नाज़रीन, आज हमने क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ के साथ साथ हीट वेव के मौजू पे बात की। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।